न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आज की हमारी क्लास थर्ड क्लास है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सीरीज़ के ऊपर। हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से 1948 में हमारी गवर्नमेंट पहली इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आती है, 1956 में जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है वो लेके आई, एंड फिर उसके बाद में कितनी कितनी पॉलिसीज़ लेके आई और उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आई गवर्नमेंट। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1991 तक पहुँचने से पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, किस तरीके से गवर्नमेंट के पास में टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो रहा था, इन्फ्लेशन रेट हाई हो रहा था। फिर 1991 तक आते आते गवर्नमेंट के पास में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे आ गया। हमारे पास में पेट्रोलियम खरीदने के लिए पैसा नहीं है, एंड फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो इसेंशियल गुड्स हैं वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को यूज़ करती है। तो उसके बाद से फिर हमने देखा कि 1991 में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स आए, गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया इकोनॉमी को, फिर उसने प्राइवेटाइज किया, ग्लोबलाइज किया, पूरे मतलब अपनी बाउंड्रीज को खोल दिया। एंड फिर उसके बाद से हमने देखा कि उसमें क्या क्या चेंजेस थे जो पहले की इकोनॉमीज़ में नहीं थे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसी वाली क्लास को ज्वाइन कर रहे हो तो आप प्लीज़ पहले की जो 2 वीडियोस हैं उनको देख के आइए, क्योंकि मेन जो कंटेंट है वो उन्हीं में है और उसके बिना आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि डायरेक्ट हम यहाँ पे कैसे पहुँच गए, किस तरीके से। ठीक है, तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि हमारी जब इकोनॉमी को खोल दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया, तो सबसे ज़्यादा जो योगदान बढ़ा वो प्राइवेट सेक्टर में भी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा हमारी इंडिया में कंपनीज आई, सर्विस सेक्टर की मेनली। और क्योंकि हमारे से पहले ही चाइना अपनी इकोनॉमी को खोल चुका था, तो काफ़ी ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ थी वो चाइना में पहले ही जा चुकी थी। और आज भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड में चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ही उभर के अब सामने आया और अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिया को मतलब अपनी इकोनॉमी को ओपन करने में जो 10 साल का गैप रहा तो उससे काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ा, बट समहाउ हमने मैनेज किया और हम आज बहुत ही बेहतर कंडीशन में हैं उस टाइम से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारी क्लास में इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास में फॉरेन इकोनॉमिक जो क्राइसिस आए थे इंडिया में, वो गवर्नमेंट ने विद इन 2 ईयर्स ही उसको कवर अप किया। मतलब आप ये सोचिए कि पहले से 47 से लेके 91 तक जो हमारा इकोनॉमिक जो क्राइसिस था उसको सिर्फ और सिर्फ 2 साल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कवर अप कर लिया अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी। इतनी ज़्यादा इफेक्टिव पॉलिसी थी। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 1994 तक आते आते अप टू 15.7 बिलियन तक बढ़ गया। फिर उसके बाद से क्योंकि मेन जो उसमें था हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का कारण वो यही था कि हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल भी नहीं बचा था, एंड उसके बाद से हमारे पास में पेट्रोलियम एंड जितने हमारे इसेंशियल गुड्स हैं उनको खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा था। ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि इस सारी क्लास में हमारे आते आते कि 1994 तक आते आते इकोनॉमी के बाद से ही हमारे पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और आज की बात करें तो मैं आपको डाटा भी दिखाऊंगा कि आज हमारे पास में कितना कितना रिजर्व है। तो इनफ्लोस ऑफ बोथ एफडीआई एंड एफआईआई, ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस बताया था दोनों में क्या है, तो वो भी इंडिया में मैसिवली बढ़ा, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिवली वे में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया। फिर उसके बाद में जो हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी थी और जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी अभी तक 1991 से पहले तक, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट हुआ एक दूसरे से। जैसे कि ये हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी है और ये इंडियन इकोनॉमी, तो दोनों मिलके मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया। तो इस तरीके से कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में मिलके बढ़ने लगी। तो और उसके बाद से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हमारे पास में पहले तक एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो कमी है वो इसीलिए थी क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट करे जा रहा था। ठीक है, अगर आप सिर्फ बाहर से खरीदते ही रहोगे, ठीक है, आपकी कंट्री में सिर्फ आ रहा है, आप कुछ भी बाहर बेचते नहीं हो, ठीक है, आपको खरीदने के लिए डॉलर्स में पे करना पड़ता है। ठीक है, और आपके पास में अगर सिर्फ आप खरीदने और आप बाहर जब बेचते हो तभी आपके पास में डॉलर आता है, आपके पास में ये तो है नहीं और आप सिर्फ ये चीज़ करते जा रहे हो, तो आपके पास में डॉलर कैसे बढ़ेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ही प्राइवेट कंपनीज को इंडिया में बुलाया था और वो इंडिया ने अचीव भी किया। कैसे कि हमारे पास में जो 7.3 था हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो इंडिया का 1990 में 7.3%, जो कि 2000 मतलब विद इन अ 10 ईयर ही 14% हो गया ऑफ जीडीपी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी थी वो भी बढ़ी, प्लस जो हमारा एक्सपोर्ट जो था टुवर्ड्स जीडीपी वो भी इंक्रीज हुआ, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया विद इन अ 10 ईयर्स ही। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि हमारे प्राइवेट जो प्लेयर्स थे इंडिया में उनको बढ़ावा दिया गया कि गवर्नमेंट ने जब लिबरलाइज्ड इकोनॉमी कर दी तो आप आइए यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाइए। ठीक है, 6 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के। और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये देखती है। फिर हमारे पास में आता है कि हमारी जो
वो थी पॉवर्टी जो थी उस वो 36% थी 1993 में टू 1994, जो कि 1999 से 2000 तक आते आते 26.1%, मतलब विद इन 7 to 8 ईयर्स ही 10% से डिक्लाइन हो जाती है। और ये दोनों अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों जगहों पे डिक्लाइन होती है। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ओपन स्काई पॉलिसी लगाती है। ओपन स्काई पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो फॉरेन से आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके लिए, या इंडिया से जो फॉरेन जाने वाले लोग हैं उनके लिए अपनी पॉलिसीज को खोल दी। पहले क्या करती थी गवर्नमेंट कि रेस्ट्रिक्ट करके रखती थी, अगर आपको बाहर जाना है तो आप रेस्ट्रिक्ट करके ही जा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा आपको, वरना आप नहीं जा सकते। क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो आप इंडियन रुपीज़ में जाके पे करेंगे, उसको डॉलर में एक्सचेंज करेंगे। तो इंडिया के पास में पहले से ही इतना रिजर्व कम है कि इंडियन गवर्नमेंट उसको बियर नहीं कर सकती, ठीक है। तो गवर्नमेंट इसके लिए उसको पहले रेस्ट्रिक्ट करके रखती थी। बट गवर्नमेंट ने जब 1991 पॉलिसी आई तो उसके बाद में ओपन स्काई पॉलिसीज लेके आई, और इससे क्या हुआ कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेन कैपिटल थी एविएशन सेक्टर में वो भी काफ़ी ज़्यादा आई, और जो इंडियन जो कंपनीज थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया इसके हिसाब से। फिर उसके बाद से हमारे जो इंडिया में था फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब आपके कंट्री में कोई भी ब्रांडेड सामान नहीं मिलता, ठीक है। आप यूएस की कंपनीज नहीं है, कोई भी वर्ल्ड क्लास कंपनीज नहीं है, तो फॉरेन टूरिस्ट आएगा भी तो वो यहाँ पे कुछ खरीदना भी चाहेगा तो वो नहीं खरीद सकता। और फिर उसके बाद से आपके यहाँ पे मीडिया हाउसेज भी नहीं है कि आपको बाहर पब्लिसाइज कर सकें, तो उसके लिए फॉरेन टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं आते थे। अब आपका एविएशन सेक्टर भी खुल गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे सर्कमस्टांसेस थे। फिर आपकी प्राइवेट कंपनीज इंडिया में आ जाती हैं, इंडिया का नाम हो जाता है कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करने जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज में आपका नाम भी बढ़ता है। तो इस तरीके से फॉरेन टूरिस्ट भी बढ़ा इंडिया में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि गवर्नमेंट को जैसे रिफॉर्म्स लेके आई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में जो सर्विस सेक्टर था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट या काफ़ी ज़्यादा आप कहोगे कि इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा है, देखिए सबसे पहला है ऑटो कंपोनेंट्स में, ठीक है। सबसे पहले जो इंडिया में कंपनी लगी थी वो मारुति सुजुकी थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मारुति एंड सुजुकी जापान की थी। ऑटो कंपोनेंट्स बढ़ा, टेलीकम्युनिकेशंस बढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया था बीपी वगैरह। सॉफ्टवेयर सेक्टर जो आज इंडिया आज भी जिसमें सबसे ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है। इन सब पार्ट्स में आज भी इंडिया मतलब डोमिनेट करता है वर्ल्ड को, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, रिसर्च R&D जो प्लांट्स होते हैं वो इंडिया में है, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स एंड सिमिलर प्रोफेशनल्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। अब ये सब क्यों बढ़ा था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्या होता है कि आप USA की जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो USA में इन्वेस्ट अगर करती हैं तो वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब आपको पहले से ही लोग वहाँ पे डेवलप हो चुके हैं, तो वो लोग पहले से ही हाई सैलरी की डिमांड करते हैं। आप इंडिया में वही चीज़ लेके आते हो, इंडिया में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा लो है कि लोग यहाँ पे बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम वेजेस पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारे सेक्टर्स जो थे वो इंडिया में बूम किया, और काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेन कैपिटल था वो इंडिया में आया। वो इसीलिए आया क्योंकि इंडिया में चीप लेबर था, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो काफ़ी ज़्यादा लो था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि FDI इन्फ्लो इंडिया में कैसे है। अब FDI इन्फ्लो दो तरीके से आता है, एक आता है FDI, एक आता है FPI, ठीक है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। FPI मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कंपनीज के शेयर्स वगैरह में। FDI मतलब कि जो हमारा ठोस, मतलब कि बड़ा, मतलब कि फाइनेंशियल FPI जो है फाइनेंशियल एसेट्स में आएगा, और FDI जो है वो रियल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि फैक्ट्रीज, कैपिटल गुड्स, ठीक है, लैंड, इन्वेंट्रीज, इन सब में आएगा। तो FDI मैंने आपको बताया था कि ये स्टेबल है, FPI कम स्टेबल होता है। हमको कभी भी अपनी इकोनॉमी को FPI के हिसाब से नहीं मापना चाहिए, हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारे यहाँ पे FDI कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से ही हमको अपनी इकोनॉमी को मापना चाहिए, ठीक है, क्योंकि FDI जो है वो स्टेबल है और वो लॉन्ग टर्म के लिए आया है किसी भी कंट्री में। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था वो 1991 में 5.8 बिलियन था, ठीक है। फिर वो 1995 तक आते आते 25.2 बिलियन तक बढ़ जाता है, और अगर हम आज 2020 की बात करें तो ये 579.346 बिलियन हो जाता है। मतलब कि हमने 5 बिलियन से 500 तक का इसमें सफ़र तय किया है। मतलब तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैसिव वो था, रिफॉर्म्स थे उस टाइम के, कि हमको आज जब हम लगभग 30 साल
अचीव कर लेते हैं तब हमारे पास में इतना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व बढ़ जाता है। और आज इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज़ में है जिसका वजह से फॉरेन रिजर्व होता है। और एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास में क्राइसिस था इतना ज़्यादा कि हमको फॉरेन रिजर्व नहीं था, प्लस हमको कोई भी वर्ल्ड लेवल पे लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था। यहाँ तक कि भारत सरकार ने इंडियन जो लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनसे भी लोन ले लेके अपनी भरपाई की थी, लेकिन वो भी सफिशिएंटली नहीं हो पा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज़ हैं विद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सबसे बड़ा है चाइना के पास में रिजर्व है आज वर्ल्ड में, फिर जापान है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर रशिया है, और फिर उसके बाद हमारा इंडिया आ जाता है। तो आप देखिए कि मतलब हमने कब से रिफॉर्म लेके आना स्टार्ट किया, 1981 से लेके, और आज हम टॉप 5 वर्ल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्रीज़ में पहुँच पाए हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आप सोच सकते हैं मतलब कि इतनी इंडिया की बुरी हालत होगी। फिर अब हम देखते हैं कि फिर क्या होता है कि लिटरेसी रेट इंडिया में या पॉवर्टी रेट, सॉरी पहले पॉवर्टी रेट देखते हैं। ठीक है, पॉवर्टी रेट कितना था इंडिया में 1947 में जब भारत गए, 70% था, जो मैंने आपको बताया था, 70 to 75%, और लिटरेसी रेट अराउंड 16 to 18% था उस टाइम पे। ठीक है, फिर उसके बाद में आप पॉवर्टी रेट किस तरीके से ट्रेंडिंग लाइन दिखाता हूँ मैं आपको एक, कि 1951 से 1974 तक देखिए पॉवर्टी रेट यहाँ से बढ़ता है, कुछ कम होता है, फिर यहाँ पे आके बढ़ जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आती है, फिर यहाँ पे कुछ कम होता है, फिर यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था कि घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था, बढ़ रहा था। ये देखिए यहाँ पे आके बढ़ गया है, फिर से घट रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है 1974 तक। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड जो है पहले 1981 से पहले 1974 तक जो मैं आपको दिखाया है, तो उसमें ट्रेंड फॉलो कर रहा था वर्ल्ड लेवल पे इंडिया में। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे क्या होता है। फिर आती है भाई 1974 आता है। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लेके आती है, लिबरलाइज पॉलिसी लेके आई गवर्नमेंट कुछ, मतलब फर्स्ट टाइम जो एफडीआई जो अलाउड करे थे गवर्नमेंट, वो इसी टाइम पे 1973 की जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेके आई थी उसमें ला के किया था। फिर उसके बाद से ये जो हमारा ट्रेंड है पॉवर्टी रेट वो कम लगातार गिरने स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिए आप 1991 तक आते आते ये गिर रहा है, बट 1991 से फिर क्या होता है कि साइमल्टेनियसली बढ़ने लग जाता है। फिर यहाँ पे आगे ये और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब हमारे पास में इनिशियली जब ये 1991 वाली पॉलिसी, सॉरी इनिशियली जब ये 1991 वाली पॉलिसी लाई गई थी तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसका क्रिटिसाइज भी हुआ कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी लाई गई क्या वो सही भी है, क्योंकि देखिए आपने पॉवर्टी रेट तो बढ़ा दिया, जो पहले से जो ट्रेंड हमारा फॉलो कर रहा था फॉलोइंग का, आपने उसको तो यहाँ पे लाके बढ़ा दिया, क्या ये इनिशियली भी है? बट ऐसा होता है ना कि कई बार हम जो काम करते हैं वो इनिशियली नहीं दिखाई देता, बट उसके सब्सिक्वेंटली कुछ ईयर्स बाद दिखाई देता है। तो यहाँ पे 2000 तक आते आते पॉवर्टी जो रेट था वो 30% से भी नीचे आ गया। मतलब अराउंड ये 25 तक पहुँच गए, ये देखिए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि पॉवर्टी रेट अभी देखिए ये क्या है, 1973-74 में 49% है। कंबाइंड का अगर हम देखें तो ये है। फिर अब 1993 तक ये 36% है, और 2020 तक आते आते 26.1 रह जाता है। मतलब कि ये यहाँ से 10% सब्सिक्वेंटली फॉल हो जाता है विद इन 10 ईयर या 7 to 8 ईयर्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक आते आते कितने ज़्यादा साल लग गए इंडिया को, बट यहाँ पे आते ही तुरंत ही इसको 10% तक गिरावट देखने को मिलती है। तो ये भी एक बात है कि इंडिया में पॉवर्टी रेट भी लो हुआ इसकी वजह से अब तक आते आते। तो ये सब कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट्स थे ग्लोबलाइजेशन के, एलपीजी पॉलिसी जो इंडिया में पड़ा। ठीक है, फिर उसके अंदर अगर हम देखें कि हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया का जो इम्पोर्ट्स था वो था 43,198, ठीक है, करोड़ में वैल्यू से। और फिर उसके बाद अगर हम 1992 से 2004 के बीच में देखें तो हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 21,68,000। ठीक है, और एक्सपोर्ट देखिए 37,553 जो था वो 18,21,749 करोड़ में पहुंच जाता है। ठीक है, अब ये देखिए कि मतलब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म से कितने ज़्यादा फ़ायदे हुए, और जो हमारी जो सिचुएशन थी वर्ल्ड लेवल पे वो कितनी ज़्यादा सुधर गई, कि हमारा लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ, और किस तरीके से हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था जो हमारा कभी $5 में था, 5 मिलियंस में था, आज वो बढ़ के हमारा 500 बिलियन पे पहुंच जाता है। ठीक है, किस तरीके से हम एक गरीब से गरीब कंट्री, मतलब जिसका उसमें एक रात के लिए तक पैसे नहीं रहते कि हम अपने लिए पेट्रोलियम भी खरीद सकें, वो किस तरीके से टॉप 5 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंट्री में पहुंच जाती है। ठीक है, एक कंट्री जिसको कोई वर्ल्ड बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं है, वो कंट्री किस तरीके से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करने लग जाती है धीरे धीरे, और किस तरीके से हम लोग अपनी मैसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाते हैं। और आज भी अगर हम देखेंगे तो इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा योगदान देता है
आज इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई है जो बिग टू फेल हो गई है, मतलब कि अगर ये फेल होती है तो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो फेल हो जाएंगी काफ़ी हद तक, ठीक है। तो और जितने भी उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल और टूरिज्म, या फिर हम बैंकिंग इंडस्ट्रीज कहेंगे, तो आज भी इंडिया इसमें डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। मतलब हम सर्विस सेक्टर में इंडिया वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेट करता है, जिस तरीके से चाइना हमारा मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे डोमिनेट करता है, ठीक है। तो हमारी क्लास आज की यहीं पे थी, और हमने इसमें हर एक अपना जो कंसेप्ट था उसको क्लियर किया कि किस तरीके से हमारी फर्स्ट पॉलिसीज आई 1948 से, फिर हमने किस तरीके से आगे की पॉलिसी 1956 को लेके आए, उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने किस तरीके से शेड्यूल्स बनाए, किस तरीके से कंपनीज को रिजर्व किया, क्या क्या गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट के लिए तरीके अपनाए, और हम किस तरीके से, मतलब एक मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बेहतर इकोनॉमी थी 1948 में, बट हमारी कंडीशन कुछ हद तक सही थी, जो 1991 तक आते आते और भी ज़्यादा ख़राब होती गई। अब इसके पीछे PSUs भी किस तरीके से फेल हुई, किस तरीके से सीका लाया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा इसमें, और फिर उसके बाद से हमने देखा कि 1991 में आके इकोनॉमी में किस तरीके से मैसिव चेंजेस किए गए, मतलब हर एक चीज़ खोल दी गई, किस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने आप को जो रेगुलेशंस थी उनको डीरेगुलेट किया, और किस तरीके से लिबरलाइज किया। तो ये सब कुछ चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। फिर मैंने उसके बाद से आपको बताया कि किस तरीके से हमारी पॉवर्टी रेट जो थी वो डिक्लाइन हुआ, या हम अपनी इकोनॉमी को लेके आए, और किस तरीके से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा, और किस तरीके से हम किन किन सेक्टर्स में अपने आप को एक बेहतर कंट्री के रूप में उभार के लेके आए उस सब चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें कवर की, और आई होप कि 1991 अगर पॉलिसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है वो किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली हो, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप पढ़ के जाते हो, जैसे SSC, UPSC, या फिर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम देते हो, कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम देते हो, अगर 1991 का या इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हो तो, ठीक। और आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी तीनों। ये हमने पूरी एक सीरीज़ चलाई थी, और इसके बाद से भी हम डिफरेंट टॉपिक्स की भी सीरीज़ चलाएंगे अपनी, और सब चीज़ों को हम कवर अप करेंगे जितनी हमारी कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ें। ओके, प्लीज़ अब आप इस सारी क्लास को शेयर करो अगर आप देखते हो आपको अच्छी लगती है तो, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, हमारे चैनल नया है, एंड इसको प्लीज़ फॉलो करो। थैंक यू सो मच।